तो आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 21 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। देखिए डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं आज के न्यूज़ में। मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। मानसून सत्र एक साल में कितने सत्र होते हैं भाई? एक साल में संविधान में कितना लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है क्या कि 2 सत्र होगा या 3 सत्र होगा, 4 सत्र होगा? मान लीजिए प्रीलिम एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई संविधान में कितने सत्र लिखे हुए हैं। संविधान में एक भी सत्र की चर्चा नहीं है। संविधान में ये बताया गया है कि 6 मंथ में कम से कम एक सत्र जरूर हो जाना चाहिए, मतलब कि 2 सत्रों के बीच के अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अर्थात साल में मिनिमम 2 सत्र तो होंगे ही, लेकिन हमारे जो संसद महोदय हैं वो बहुत मेहनती हैं। उन्होंने हम पर कृपा करके 3 सत्र आयोजित किए हैं। एक को बोलते हैं विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। दूसरा होता है बजट सत्र, जो कब होता है? फरवरी मार्च में होता है। विंटर सेशन आपका दिसंबर में चलता है। नवंबर लास्ट और दिसंबर में चलता है। और आपका उसके पश्चात से कौन सा सत्र होता है? मानसून सत्र, जो आज से शुरू होगा। तो ये संसद के 3 सत्र होते हैं। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्णित किया गया है। तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे? बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें APEC को देखेंगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो फोरम है उसको हम लोग देखेंगे आज हम लोग। उसके अलावा आर्मी जो है वो AI का उपयोग करने जा रही है देश के रक्षा सुरक्षा में। इसको लेकर के 2026-27 तक का कंप्लीट रोड मैप जारी किया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रोन से लेकर हर चीज़ में AI का उपयोग किया जाएगा। इसको लेकर कंप्लीट रोड मैप बताया गया है आर्म फोर्सेस के द्वारा। तो हम लोग इस न्यूज़ में ये देखेंगे, आपसे प्रीलिम एग्जाम मेंस में क्या पूछेगा कि आर्म फोर्सेज किस प्रकार से AI का उपयोग कर सकती हैं, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इस न्यूज़ को भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी 2-3 और न्यूज़ है। बिहार स्पेशल का भी न्यूज़ है, उसको भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका हर चीज़ कंप्लीट हो जाए। अपने चैनल पर क्या सब चल रहा है अभी भाई? साइंस का MCQ मैं करवा रहा हूँ। हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आज MCQ हो सकता है, या फिर केंद्र सरकार का बजट, केंद्रीय बजट आज हो सकता है। केंद्रीय बजट और आपका साइंस का MCQ तो चल ही रहा है। उसके अलावा लेक्चर लेने की मैंने सोची थी, लेकिन लेक्चर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि MCQ करा दिया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किए हैं। फिर भी हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में से किसी का इंपॉर्टेंट चैप्टर का लेक्चर ले लूँ कम से कम। लेकिन MCQ तो ज़रूर ही चलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम में वही आपको मदद करेगा। देखिए शुरुआत करते हैं। पहला आज का न्यूज़ क्या? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और 72 के लिए जो ग्रुप शुरू हो रहा है उसमें ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से रहेगा। और इस बार PT के पश्चात जो 71 के लिए हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से होगा। आपने सोचा नहीं होगा उतने अच्छे तरीके से होगा लेकिन 72 के लिए फ़िलहाल जुड़िएगा, जिनको भी जुड़ना हो तो। 72 के लिए गाइडेंस वीडियो, बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि कम से कम 150 मैसेज आए हैं कि 72 के लिए कोई प्लान बना दीजिए। तो देखिए मैं जैसे ही मुझे PT से थोड़ा सा भी समय मिलता है मैं बना दूंगा, जल्द ही बना दूंगा। आज या कल में शायद अपलोड हो जाए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC क्या है, ये क्यों चर्चा में है? 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में इसकी बैठक हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पहले न्यूज़ बता देता हूँ उसके पश्चात इस संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग पे मुलाकात एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन से पहले हो सकती है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। इसे बताया गया है कि ट्रंप संभवतः 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच चीन की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। या फिर वो दक्षिण कोरिया में जो APEC की बैठक होने वाली है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी जो बैठक होने वाली है इसमें शायद भाग लेंगे, तो वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। तो इसी के कारण से APEC जो है चर्चा में है। पहला सवाल, कहाँ पर इसकी बैठक होगी, किस देश में? तो दक्षिण कोरिया में हो सकती है। दूसरा सवाल कि जो APEC है वो किस मंथ में होगा? तो यह APEC की बैठक जो है वो आपका नवंबर के बीच में, नवंबर में दक्षिण कोरिया में हो सकता है। 1 नवंबर में ये दक्षिण कोरिया में इसकी बैठक हो सकती है। क्या भारत इसका सदस्य है? भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इस संस्था का सदस्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। पूर्ण नाम क्या है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका पूर्ण नाम है।
1989 में स्थापित हुआ था। दूसरा सवाल, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास, व्यापार सुगमता और निवेश को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। अर्थात ये एक प्रकार का इकोनॉमिक रूप से इकोनॉमिक संस्था है, आर्थिक संगठन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में स्थापित एक आर्थिक संगठन है जिसका नाम है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इस प्रकार के संगठन के बारे में पूछे जाते हैं गुरु। एपीसी में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। कौन कौन से हैं भाई? देखिए यहाँ पर सबके नाम मैं बताऊंगा, लेकिन बड़े देशों के नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनोई, कनाडा, चिली, चीन है, हांगकांग है, इंडोनेशिया। चीन और हांगकांग अलग अलग हैं। इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और रूस इसमें शामिल। रूस, चीन, अमेरिका, ये तीनों जो बड़े देश हैं ये सब इसमें शामिल हैं। जापान भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। भारत इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि भारत की सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है। इसमें शामिल वही देश हैं जिनकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। यह देश क्षेत्र के लगभग 60% वैश्विक जीडीपी और 50% से अधिक विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। 50% टोटल ग्लोबल ट्रेड का और दुनिया के जीडीपी का 60% इसी ग्रुप में शामिल हो जाता है। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? तो मुख्य लक्ष्य जो है इसका वो है कि मुक्त और खुले व्यापार निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। आर्थिक एकीकरण की बात कर रहे हैं, क्यों इस संस्था की बैठक अनिवार्य हो गया है और ज़रूरी माना जा रहा है? क्योंकि यूएसए और चीन के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। यूएसए और चीन के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसके कारण से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसलिए भी माना जा रहा है कि इसका बैठक अनिवार्य है, जहाँ पर जो मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन में भी काम करती है, ये नवाचार को भी प्रोत्साहित करती है। यही इसके बारे में मुख्य फैक्ट थे जो आपको मैंने बताया। बाकी वार्षिक शिखर सम्मेलन होती है इसकी, हर साल एपीसी की मेजबानी एक सदस्य देश द्वारा की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका बैठक बड़ा प्रभावित रहा है देशों के बीच में तनाव के कारण से। 2025 में यह दक्षिण कोरिया द्वारा होस्ट किया जा सकता है। इसमें नवंबर में दक्षिण कोरिया में ये बैठक हो सकती है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति तो नहीं आएंगे, बाकी अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, ये जो बड़े वैश्विक नेता हैं ये मिल सकते हैं। ओके, चुनौतियां क्या क्या इसके समक्ष? व्यापार संरक्षणवाद, जैसे अमेरिका द्वारा दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना, ये एक बड़ा इसमें क्या है तो चैलेंज है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चिंताएं, भू राजनीतिक तनाव, जैसे ताइवान को लेकर के, जैसे अमेरिका और चीन का संबंध जो है ये कुछ यहाँ पर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, ये इसकी चुनौती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि भारतीय सशस्त्र बलों में एआई का उपयोग। ये एआई का उपयोग आर्म फोर्सेज में, यहाँ पर भारतीय सशस्त्र बल हटा दीजिए, एआई का उपयोग आर्म फोर्सेज में आपसे मेंस एग्जामिनेशन के ऐसे पेपर में भी पूछ सकता है, GS2 पेपर में भी पूछ सकता है, GS1 करंट अफेयर में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो तीनों ही पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक तैयार कीजिए। और इस पर आधारित मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 72 की भी तैयारी कर रहे हो या 71 की तैयारी कर रहे हो, कम से कम एक निबंध इस पर तैयार कर लीजिए, और एक लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर और एक शॉर्ट फॉर्मेट का आंसर, तीनों इस टॉपिक पर तैयार रखिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से आज न कल आपके एग्जामिनेशन में सवाल जरूर ही पूछा जाएगा। ड्रोन स्वार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कई ड्रोन एक साथ समन्वित रूप से अटैक करते हैं। इसकी निगरानी, डेटा संग्रह व हमले से बचने के उपायों के लिए भी एआई का उपयोग किया जा सकता है, जैसे भारतीय सेना ने अपने आने वाली पॉलिसी में बताया है। युद्ध क्षेत्र में वास्तविक समय में डेटा संग्रह, रियल टाइम में डेटा को क्या करना, संग्रह करना और उसका विश्लेषण करके सही हमें जानकारी देना, इसमें भी एआई का उपयोग हो सकता है। जैसे दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी, सटीक हमले के लिए लक्ष्य चयन और निशाना साधना, इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है लेकिन एआई इसमें एरर नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा है और यहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। जटिल इलाकों में दुश्मन ठिकानों पर सामूहिक हमला, ये एआई के द्वारा भी किया जा सकता है। मानव हस्तक्षेप कम होने से जोखिम में कमी होगी, सटीकता और दक्षता में वृद्धि हो सकती है, इससे ऑपरेशन की सफलता दर बढ़ सकती है। बड़े क्षेत्रों के एक साथ कवरेज संभव है। एक से ज़्यादा टारगेट को ह्यूमन कोई जो है वो एक बार में टारगेट नहीं कर सकते हैं, मल्टी टारगेट को, लेकिन जो एआई है या आधुनिक सेंसर की मदद से एआई जो है एक से ज़्यादा लक्ष्यों को एक साथ अटैक कर सकते हैं, ये इसकी खासियत हो सकती है। युद्ध क्षेत्र निगरानी और सिमुलेशन तैयार करना, युद्ध जैसा वातावरण तैयार करना जिससे ट्रेनिंग आसानी हो। एआई का उपयोग सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट डेटा को एकत्र करने और उसे विश्लेषित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही उन्नत सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रशिक्षण के लिए भी होता है, यानी कि सिमुलेशन जानते हैं क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक आता है फ्लाइट सिमुलेटर, बहुत ही
हाँ, बहुत बड़े डेटा का गेम है, मतलब क्या बोला जाए, बहुत बड़ा स्टोरेज वो कंज्यूम करता है फ़्लाइट सिमुलेटर। लेकिन अप्रॉक्स अगर आप उसको यूज़ करेंगे ना, तो फ़्लाइट में जैसे आप चला रहे वैसा ही आपको फील होगा। तो फ़्लाइट सिमुलेटर इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए एआई आधारित जो सिमुलेटर होते हैं, जो रियल युद्ध का वातावरण बना करके सैनिक को दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो एआई में हम उसका काम कर सकते हैं। सैन्य प्रशिक्षण में वास्तविक युद्ध की स्थिति का अनुकरण करना, युद्धाभ्यास सिमुलेशन जो सैनिकों को विभिन्न परिदृश्यों से निपटने के लिए तैयारी करता है, वास्तविक समय स्थिति मूल्यांकन जैसे दुश्मन की रणनीति का पूर्वानुमान लगाना, इन सभी कामों में एआई का उपयोग हो सकता है। इससे लाभ क्या होगा, सैनिकों को जोखिम के बिना युद्ध की तैयारी करने का अवसर मिल सकता है, संसाधन की बचत होगी, रणनीति में सुधार हो सकता है, डेटा आधारित हम रणनीति बना सकते हैं। निर्णय समर्थन प्रणाली, अब जहाँ पर निर्णय लेना होगा वहाँ पर भी एआई का उपयोग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एआई आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली डेटा को तेज़ी से संसाधित करती है और कमांडो की सूचनाओं पर आधारित निर्णय लेने में सहायता करती है कि भाई आपके पास इतने सारे डेटा है, इतनी सारी जानकारी है, इसके आधार पर क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं, ये सारा का सारा आपके सामने खुलकर आ जाता है। काउंटर इंटेलिजेंस में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाना, खतरे का पूर्वानुमान और ऑपरेशन नियोजन और खतरे का पता लगाने में एआई का उपयोग किया जा सकता है। ड्रोन, सैटेलाइट, विमान, ग्राउंड सेंटर से प्राप्त डेटा का वास्तविक समय में रियल टाइम एनालिसिस करके एकीकरण करके हमें सटीक और क्रक्स जानकारी प्रदान करना, ये एआई का काम हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एआई का एक सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों चीज़ है। दुरुपयोग में ये भी आया दुष्प्रभाव। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रभाव, परिणाम, दुरुपयोग, सदुपयोग, ये सब के सब अलग शब्द हैं। ठीक है, तो दुरुपयोग का तात्पर्य होता है कि गलत आदमी के हाथों में चला जाए, और दुष्प्रभाव का तात्पर्य होता है अगर सारा काम ये एआई ही करने लग जाएंगे तो ऐसा इंसानों के साथ नहीं होगा कि उनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ज़रा इमेजिन कीजिए, अभी आपको कहीं जाना होता है तो गूगल मैप खोल करके बैठ जाते हैं। गूगल मैप अगर अचानक से बंद हो जाए तो आप कैसे पहुंचेंगे किसी जगह पर। नया जनरेशन तो ये भी नहीं जानता कि किसी से रास्ता कैसे पूछा जाता है, जो आजकल के जेन जी हैं। तो समझना चाहिए आपको कि अगर एआई के जितना ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों में, उससे कहीं ना कहीं ये होगा कि अगर एआई का उपयोग हम ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हम नहीं कर पाएँ, तो उस समय हम कैसे फैसला लेंगे, उस समय हम कैसे पुरानी पद्धति को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। दुष्परिणाम नहीं बोला है मैंने, दुष्प्रभाव बोला है, याद रखिए। दुरुपयोग नहीं बोला है मैंने, दुरुपयोग नहीं बोला है। ओके, आपूर्ति मार्गों का अनुकूलन, संसाधनों का कुशल उपयोग, मांग आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना, लागत में कमी होगी, समय बचत हो सकता है इससे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया विश्लेषण, एआई टूल का उपयोग सार्वजनिक डेटा जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार, अन्य ओपन सोर्स से खुफिया जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। शत्रु गतिविधियों को पता लगाना जैसे आतंकवादी नेटवर्क की पहचान, जनमत का मूल्यांकन जो रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का भी विश्लेषण एआई द्वारा किया जा सकता है। गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन का पता लगाना, आपने भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन जो था उसका भी वॉर चल रहा था, है ना। मानव खुफिया के पूरक के रूप में उपयोग करना, व्यापक डेटा विश्लेषण के समय और संसाधन का बचत हो सकता है इससे। उपकरण का बेहतर स्थिति और निर्धारण रख रखाव भी एआई की मदद से संभव हो सकता है। एआई प्रयोगशाला और अनुसंधान, DGIS डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत नई एआई मॉडल विकसित करना, उन्हें परीक्षण करना, ये भारतीय सेना ने तय किया है। नौसेना, वायुसेना, उद्योग और अकादमी के साथ सहयोग करके भारतीय सेना अब 2026-27 तक में बड़े स्तर पर एआई का उपयोग करने जा रही है आर्म फोर्सेज में। ऐसा उसने अपनी पॉलिसी में बता दिया है, मैंने आपको समझा दिया है, कृपया इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लिख सकें, इस काबिल आपको होना चाहिए। 7 पॉइंट मैंने बताया कि 7 अलग अलग डायमेंशन है जहाँ पर एआई का उपयोग आर्म फोर्सेज में हो सकता है। चुनौतियां भी हैं कुछ है, उसको भी ज़रा देख लीजिए। तकनीकी के एकीकरण, पुराने और नए सिस्टम के बीच में संगतता बिठाना पड़ेगा। आर्म फोर्सेज के जो इक्विपमेंट होते हैं वो पुराने हैं अभी, तो उनके बीच में और एआई के बीच में कैसे कॉर्पोरेशन हो पाएगा, इसको लेकर के भी चिंता मौजूद है। वास्तविक समय में डेटा हस्तांतरण में जोखिम भी है। एआई तकनीक के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी हो सकती है। तो ये कुछ 3 चैलेंजेज हैं यहाँ पर जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये आज के वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। APEC भी नहीं है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आर्म फोर्सेस मेंस बेस्ड टॉपिक है। ICMR का नया मलेरिया का वैक्सीन,
ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया है। मलेरिया का वैक्सीन है। इसके बारे में आपके प्रीलिम एग्जाम में मैक्सिमम चांस है कि सवाल पूछा ही जाएगा। क्या नाम है इस संस्था का? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR नाम है। भारत मेडिकल रिसर्च का सबसे बड़ी संस्था है यह, जिसका नाम है ICMR। एक नए मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम क्या है? एडफेलसीवैक्स इसका नाम है। ये ज़रूर याद रखिएगा, इस नाम को ज़रूर याद रखिएगा। ये नया वैक्सीन का नाम है मलेरिया का, जो ICMR ने विकसित किया है। अब वो सोच रहा है कि इसका कॉमर्शियल उत्पादन के लिए किस संस्था के साथ में टाइप किया जाए। ध्यान से सुनिएगा। कोई संस्था, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होती है ना, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसके पश्चात से वो खुद ही उसको मार्केट में नहीं बेचती है, बल्कि वो तकनीक और वो प्रोडक्ट का बनाने का जो तरीका है वो किसी कंपनी के साथ में साझा करेगी। वो कंपनी उसका निर्माण करेगी और उससे ICMR को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा और कंपनी अपना प्रॉफिट कमाएगी। तो ICMR का नया टीका है जिसका नाम है ये आपसे पूछा जा सकता है। एडफेलसीवैक्स भी इसको कहा जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। विकास कहाँ पर किया गया है? एडफेलसीवैक्स को भुवनेश्वर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ये ICMR का रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि इसके जीन के हिस्सों को एक कोशिका में सम्मिलित किया गया है। लक्ष्य क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकते हैं, कोशिका में व्यक्त किए जा सकते हैं और जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत कर देगा ये, जिससे मलेरिया का कोई खास प्रभाव ना हो। इन प्रोटीनों का उपयोग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक वैक्सीन को अधिक प्रभावी बनाएगा, क्योंकि यह पूरे प्रोटीन का उपयोग करती है, इसीलिए यह अधिक प्रभावी होगा। वैक्सीन का लक्ष्य क्या होगा? पहला लक्ष्य है, देखिए यहाँ पर बड़ा ही सुंदर सा एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ, सिरकम्प्रोजोइट प्रोटीन इसका नाम है। क्या है? क्रम्सोपोरोजोइट प्रोटीन नाम है इसका। ये जरूर याद रखिएगा। इस प्रोटीन का मलेरिया पर परजीवी की सतह पर पाया जाता है और इसी प्रोटीन को टारगेट इसमें किया गया है। प्रोटीन का नाम है तो आसान थोड़ी ना होगा। यह परजीवी के मच्छर से मानव प्रवेश करने के चरण को लक्षित करता है। दूसरा लक्ष्य इसका क्या है? यह उन प्रोटीनों को लक्षित करता है जो परजीवी के जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं, खासकर मच्छर के मिडगट में प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के विकास को रोकता है और इसी के कारण से तो मलेरिया फैलता है। यानी कि मच्छरों में भी ये क्या करेगा कि प्लाज्मोडियम और जो फॉल्सीपेरम के विकास है उनको रोकने का प्रयास करेगा। यह दोहरे लक्ष्य के कारण वैक्सीन अधिक व्यापक और सुरक्षा प्रदान करती है। मौजूदा वैक्सीन से अंतर क्या है? मौजूदा वैक्सीन, वर्तमान में उपलब्ध वैक्सीन केवल प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम सबसे आम मलेरिया परजीवी के खिलाफ ही प्रभावी है, जबकि ये जो है यह अलग अलग प्रकार के जो मलेरिया के होते हैं उन पर भी प्रभावी है। ये केवल प्लाज्मोडियम पर ही नहीं बल्कि उसके इतर भी अगर कोई मलेरिया का कारण बन रहा है नए वेरिएंट में, उस पर भी ये प्रभावी होता है। एडफेलसीवैक्स का अंतर क्या है? इसमें CSP प्रोटीन के पूरे DNA का उपयोग होता है, न केवल कुछ हिस्सों का, जिससे मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आपको मिल जाती है और इसी स्ट्रॉन्ग आपका जो डिफेंस सिस्टम बन जाता है शरीर के अंदर में ना, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है, वो हमारे शरीर को बाहरी चीज़ों से बचाता है। तो इम्यून सिस्टम जब हमारा मजबूत हो जाएगा तो इस प्लाज्मोडियम या अन्य प्रकार के इसके वेरिएंट से आसानी से लड़ सकता है। ठीक है। अगला देखिए क्या है ये फ़ायदा? न केवल संक्रमण को रोकता है बल्कि पहले से संक्रमित मच्छरों से आगे प्रसार को भी रोकता है। यह दोनों काम ये वैक्सीन जो है ये कर लेता है। मलेरिया एक परजीवी संक्रमण है जो मच्छर खासकर से एनाफिलीज प्रजाति के काटने से फैलता है। यह प्रजाति है, इसी के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम सबसे घातक और आम है। सबसे ज़्यादा लोगों को मलेरिया इसी कारण से होता है। प्लाज्मोडियम वीवैक्स भारत में आम है। अन्य 4 परजीवी भी हैं जो मनुष्य में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। भारत में वैक्सीन वीवैक्स मलेरिया, एक और मलेरिया है जिसको वीवैक्स मलेरिया अधिक प्रचलित है, खासकर उत्तर व पूर्वी क्षेत्र में, अर्थात बिहार, बंगाल और उत्तर भाग में, यानी कि यूपी या उत्तर भाग जो उत्तरी मैदान है, और पूर्वोत्तर चले जाइए असम, ये सब के सब बारिश वाले इलाके हैं, यहाँ पर खूब मच्छर होते हैं, तो यहाँ पर ये वीवैक्स भी खूब ज़्यादा प्रचलित है। प्री क्लिनिकल अध्ययन इसका हो गया है और उसके पश्चात से इसको
हरी झंडी दी गई है। ये नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी और व्यवसायीकरण, अब साझेदारी के लिए नाम आमंत्रित किया गया है ICMR के द्वारा। देखिए किस कंपनी के साथ साझेदारी होता है और कौन सी कंपनी इसको बाजार में बेचती है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का और आखिरी टॉपिक है जो बिहार स्पेशल से संबंधित है। नहीं 125 यूनिट वाला नहीं है, उसके अलावा भी टॉपिक है इसमें। बिहार सरकार ने 1.67 करोड़ परिवारों को, पहला चीज़ पूछा जाएगा क्या बिहार कितने परिवारों को, 1.67 करोड़ परिवारों को, यानी कि बिहार में लगभग में सभी घरों में ही 125 यूनिट बिजली सरकार देगी। उपभोक्ताओं की सहमति से अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। और ऐसा सरकार ने बताया है कि हम केवल बिजली फ्री में नहीं देंगे, बल्कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी आपके घरों पर स्थापित करने में भी हम सब्सिडी प्रदान करेंगे। जिस सब्सिडी के कारण से आपके घर पर बिजली अपने आप ही फ्री आने लग जाएगी, तो फिर 125 यूनिट फ्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन बिहार में पहली बार कोई चीज़ फ्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इससे पहले बिहार में फ्री में नहीं दिया जाता था, इस बार से ही शुरू हुआ है, इलेक्शन से ही शुरू हुआ है। मुफ्त बिजली योजना 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। ये केवल घरेलू उपयोग के लिए दिया जा रहा है, कॉमर्शियल के लिए नहीं दिया जा रहा है। इस योजना से राज्य सरकार पर लगभग में 3,375 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये भार कहाँ से आएगा भाई? ऑलरेडी बिहार सरकार कर्जे में रहती है, राजस्व भी उसका कम सृजित होता है, कहाँ से आएगा ये भार? इस पूरी पहल के लिए 19,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी, ऐसा सरकार ने ही बताया है। सरकार का ही ये डेटा है, तो कृपया इन डेटा को याद रखें। BPSC कुछ भी पूछती है आजकल, तो वो ये भी पूछ सकती है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से राज्य सरकार छतों के और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बना रही है। इस पहल का उद्देश्य अस्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान करना तथा पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता को कम करना। PM हर घर सूर्य घर योजना भी चल रहा है। अब बिहार सरकार ने बोला कि हम आपके घर या आपके आसपास में सोलर संयंत्र स्थापित करने में आपको सब्सिडी देंगे, मदद देंगे, पैसा भी देंगे, जिससे आप स्थापित कर सकें। तो ये दोनों ही योजनाएं अब चलाई जाएंगी। फिलहाल में तो 125 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगा, इलेक्शन तक तो कम से कम मिलेगा ही, उसके बाद का पता नहीं। अन्य उपभोक्ताओं के लिए सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वित्तीय सहायता यानी कि वही सब्सिडी प्रदान करेगी। बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना, यही मुझे बताना है आपको, ये आपको अलग से बताना है, मुझे आज ही बताऊंगा मैं। के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगी। कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति, कुटीर मतलब घर हो गया, ज्योति योजना उसमें बल्ब जलाना है, ज्योति लाना है, तो सूर्य घर से मतलब कि सोलर सब्सिडी संबंधित है और 100% फ्री दिया जाएगा। आपको सोलर ऊर्जा स्थापित करने का जो इक्विपमेंट होता है वो 100% फ्री में मुहैया करवाया जाएगा। पूरी लागत जो है सरकार वहन करेगी, ऐसा सरकार ने बताया है। सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा, ऐसा बताया गया है। इसको याद मत रखिएगा। अब उस कुटीर ज्योति योजना को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ये। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराकर उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार करना। कुटीर ज्योति योजना जो है यह भारत सरकार की पहल है। तो चूंकि बिहार में NDA की सरकार है, तो भारत सरकार जो अपनी पहल को भी आगे कर रही है और ये काफ़ी पहले से चल रहा है कि हम आपको ये योजना दे रहे हैं जिससे आपके घर में सोलर एनर्जी हम मुहैया करवा सकें 100% सब्सिडी पर। वित्त वर्ष 1988 से 89 में केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों को एकल बिंदु विद्युत कनेक्शन देना। उस समय जो शुरू किया गया था कि BPL परिवारों को अलग से बिजली दिया जाता है, फ्री दिया जाता है, इसको लेकर के शुरू किया गया था, जिससे SC और जनजातीय समुदाय के परिवार भी शामिल थे। BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में सामान्य वर्ग के लोग भी आ सकते हैं, किसी भी वर्ग का आ सकता है, हिंदू मुस्लिम कोई भी आ सकता है। BPL बिलो पॉवर्टी गरीबी में कोई ऐसा नहीं है, सब आ सकते हैं, प्लस SC प्लस ST। ये पूछा जा सकता है आपसे बंधुओं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। कुटीर ज्योति योजना आज का नहीं है, 1988 से 89 के बीच का है और वहीं से शुरू किया गया था।
आज भी ये चल रही है। और भारत सरकार, बिहार सरकार ने बोला है कि हम आपको इसके तहत में 100% अब सोलर देंगे। उस समय तो सोलर नहीं था, उस समय तो घर तक एक बिजली का कनेक्शन, एक बल्ब जोड़ना था, लेकिन अब सोलर देंगे आपको फ्री सब्सिडी के रूप में। 100% वित्त मुहैया करवाया जाएगा सोलर लगाने के लिए, ऐसा भारत सरकार ने बताया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके नीचे MCQ भी है जो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको तो YouTube पर करवाता ही हूँ। धन्यवाद आप सभी का आज का वीडियो देखने के लिए। आज कम ही टॉपिक थे इसीलिए इतना करवाया है। मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा रोमांच बढ़ेगा, देश में बहुत सारे न्यूज़ आएंगे। संसद का सत्र चलता है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो ही जाता है, उससे जुड़े हुए अपडेट भी हम लोग आने वाले समय में कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।